एपिसोड 1, 2, 3 सुन लियांग का गुप्त हमला। घटनास्थल पर लाशें अधिक से अधिक दिखाई देने लगी। हुआंग फेंग भी हत्या करने का इरादा रखता था। आमतौर पर वह अपने हाथ में चाकू लेकर किसी की जान ले सकता था। उसे इन लोगों पर दया दिखाने की जरूरत नहीं थी जो सुपेई के प्रति वफादार थे। अंत में हुआंग फेंग के एक तरफा वध ने घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। हालांकि अभी भी कई अन्य लोग थे जो हथियार पकड़े हुए थे, लेकिन उन्हें अब हुआंग फेंग पर हमला करने की परवाह नहीं थी। उनके चेहरे डर और झिझक से भरे हुए थे। हुआंग फेंग बहुत डरावना था। उनमें से बहुत से थे, उनमें से बहुत से मर चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी हुआंग फेंग को चोट नहीं पहुंचा सका। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। घटनास्थल पर फिर से सन्नाटा छा गया। हालांकि वहां बहुत सारी लाशें और खून था, इसलिए घटनास्थल खून की तीखी गंध से भर गया था। यहां तक कि घटनास्थल पर मौजूद लोग भी युद्ध के मैदान में थे और पहले भी लोगों को मार चुके थे। अब जब उन्हें खून की इतनी मोटी गंध आ रही थी तो कई लोग भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सके। सब लोग लड़ना बंद करो, मेरी बात सुनो। इस समय सुन लियांग जो बगल से देख रहा था बाहर खड़ा था। बोलते हुए वह हुआंग फेंग की ओर चला गया। यह हुआंग फेंग है, जनरल हुआंग। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत से लोग अभी भी उसे नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने उसका नाम पहले सुना होगा। सन लियांग के शब्द स्वाभाविक रूप से बाद में आए। आम सैनिकों ने सुने। जब उन लोगों ने हुआंग फेंग का नाम सुना तो वे तुरंत दंग रह गए। उन्होंने पहले भी हुआंग फेंग का नाम सुना था। इसके अलावा हुआंग फेंग उनमें से कई लोगों का आदर्श था, लेकिन अंत में अब उसने वास्तव में अपने आदर्श के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। इसलिए उनमें से कुछ ने अपने हथियार फेंक दिए और हुआंग फेंग को जलती हुई आंखों से देखने लगे। जनरल हुआंग फेंग और लीडर सू के बीच पहले भी कुछ मतभेद थे, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। लीडर सू की मृत्यु हो चुकी है, वे शिकायतें खत्म हो चुकी हैं। सन लियांग हुआंग फेंग के पास खड़ा था और बोला, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपना नया लीडर चुनना है। आपको यह जानना होगा कि हमारी वर्तमान स्थिति इतनी सुरक्षित नहीं है। लीडर की कमान के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते। शाही दरबार की सेना हम पर लालच भरी नजर रख रही है। अन्य विद्रोही सेनाएं भी हैं जो हमारे साथ अच्छी तरह से नहीं चलती हैं। इसलिए एक बार जब हम अपनी कमान खो देते हैं तो हम निश्चित रूप से अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव डाला जाएगा। जब बाकी लोगों ने सुन लियांग की बातें सुनी तो सभी ने सहमति में सिर हिलाया। दरअसल उनकी मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि उनका क्षेत्र बड़ा हो गया था। यह शाही दरबार का सबसे बड़ा लक्ष्य भी बन गया था। शाही दरबार का वर्तमान उनका पूरा ध्यान उन्हें खत्म करने पर था, लेकिन वे अभी भी आंतरिक संघर्ष पैदा कर रहे थे। यह स्पष्ट था। उपयुक्त नहीं, सुपेई ने जो कहा उससे ऐसा लग रहा था कि वह हुआंग फेंग को अपना नेता चुनना चाहता था। हुआंग फेंग की योग्यता के बारे में कहने की जरूरत नहीं थी। पिछले साल यह पहले ही साबित हो चुका था कि हुआंग फेंग में उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने की क्षमता थी। अब समस्या यह थी कि विद्रोही सेना में अभी भी सुपेई के कुछ समर्थक थे। आखिरकार हुआंग फेंग ने सुपेई को मार डाला था। जाहिर है कुछ लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि उनमें से ज्यादातर को हुआंग फेंग के उनके नए नेता बनने से कोई ऐतराज नहीं था। आखिरकार हुआंग फेंग की योग्यता बिल्कुल भी खराब नहीं थी। सभी को उम्मीद थी कि हुआंग फेंग उन्हें उनकी मौजूदा मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। हर कोई जनरल हुआंग की क्षमता के बारे में जानता है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा नया नेता होना चाहिए। यह कहने के बाद सन लियांग ने मुड़कर हुआंग फेंग की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसकी बात समझ गया था, लेकिन इस समय अचानक एक बदलाव हुआ। हुआंग फेंग के पास जा रहे सन लियांग ने अचानक अपनी जेब से खंजर निकाला। उसने हुआंग फेंग पर ताबड़तोड़ वार किए। इस समय खुद हुआंग फेंग ने भी नहीं सोचा था कि सन लियांग उस पर छिपकर हमला करेगा। आखिर सन लियांग को उसका आधा शिष्य माना जाता था। भले ही वह अब उससे थोड़ा दूर था, लेकिन उसके लिए उस पर हमला करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए हुआंग फेंग की लापरवाही के क्षण में सन लियांग ने अचानक अवसर का लाभ उठाया और अपने हाथ में खंजर हुआंग फेंग की छाती की ओर घोंप दिया।
जब हुआंग फेंग ने ठंडी रोशनी देखी तो पहले से ही थोड़ी देर हो चुकी थी। उसके पास केवल अपने शरीर को थोड़ा हिलाने का समय था, लेकिन वह ज्यादा नहीं हिला। गेंगसी, जब सभी लोग अचंभित थे तब सन लियांग ने हुआंग फेंग के शरीर में खंजर घोंप दिया। इसके अलावा चाकू का स्थान हुआंग फेंग के दिल के पास था। आपको यह जानना चाहिए कि जब इतने सारे लोगों ने पहले भी हुआंग फेंग पर हमला किया था तब भी उनमें से कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाया था। अंत में सन लियांग ने आसानी से हुआंग फेंग के घातक स्थान पर चाकू घोंप दिया। इससे वहां मौजूद सभी लोग इसे स्वीकार करने में असमर्थ हो गए। हुआंग फेंग ने इस स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए टेलीपोर्टेशन तावीज का इस्तेमाल किया था। अन्य स्थानिक क्षेत्रों में उसने जो चीजें प्राप्त की थीं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसने कोई सुनहरा रेशमी मुलायम कवच नहीं पहना था। अन्यथा चाहे सन लियांग का खंजर कितना भी तेज क्यों न हो, हुआंग फेंग के शरीर को भेद पाना उसके लिए असंभव था। मुझे लगता है कि हमारा नया नेता मेल होना चाहिए। सन लियांग ने हुआंग फेंग के बढ़ते पीले चेहरे को देखा और आखिरकार वह कह दिया जो उसने पूरा नहीं कहा था। अब जाकर सबको समझ में आया कि सुन लियांग ने अभी जो कहा था वह हुआंग को स्तब्ध करने के लिए था। फेंग जिस नए नेता की वह वास्तव में सिफारिश करना चाहता था वह खुद था। दरअसल यह अजीब नहीं था, सन लियांग हुआंग फेंग का आधा शिष्य था। विद्रोही सेना में उसने लोगों के साथ अच्छे संबंध। इसके अलावा सुपेई ने उसे एक महत्वपूर्ण पद पर रखा था। वह पद पर थे और वह अग्रणी जनरल थे। वह सेना में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। विद्रोही सेना अब जब सुपेई मर चुका था तो सन लियांग उसकी जगह लेना चाहता था। सामान्य, हालांकि सभी लोग उसकी बातों से धोखा खा गए थे। उन्हें लगा कि वह हुआंग फेंग की सिफारिश करें। हुआंग फेंग ने भी यही सोचा था, इसीलिए उन्होंने उसकी लापरवाही का फायदा उठाया गया। हालांकि सन लियांग को यह नहीं पता था कि उसने अभी जो खंजर इस्तेमाल किया था वह वास्तव में हुआंग फेंग के दिल पर नहीं लगा था। हुआंग फेंग की आखिरी प्रवृत्ति ने उसकी जान बचाई थी। हालांकि वह केवल थोड़ी सी दूरी पर ही आगे बढ़ा, लेकिन इसने घातक हिस्से को दूर कर दिया। अगर सन लियांग का खंजर 2 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाता तो हुआंग फेंग की मौके पर ही मौत हो जाती। आखिरकार वह एक नश्वर था, इसलिए वह मर जाएगा। सौभाग्य से हुआंग फेंग समय रहते इससे बचने में कामयाब रहा। इसलिए हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन यह उस हद तक नहीं था कि वह मौके पर ही मर जाता। वह लगातार अपने शरीर में ऊर्जा इकट्ठा करता रहा और घाव पर उसे इकट्ठा करता रहा। वह अपने शरीर को ठीक करता रहा। सन लियांग को पता नहीं था कि क्या हो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका खंजर केवल 2 सेंटीमीटर टेढ़ा था। उसने सोचा कि अगर उसने हुआंग फेंग के दिल पर वार किया तो हुआंग फेंग निश्चित रूप से मर जाएगा। नेता सु हमारे नेता हैं और यह हुआंग फेंग सिर्फ एक जनरल था। अगर नेता सु की प्रशंसा न होती तो उसे इतना ऊंचा पद नहीं मिलता। जहां तक उसका सवाल है, उसने कृतज्ञता का ऋण चुकाने के बारे में सोचा भी नहीं और अब उसने वास्तव में नेता सु को मार डाला। यह एक अक्षम्य अपराध है, भले ही वह मेरा आधा स्वामी है। हालांकि आज भले ही मुझे धर्मी बनना पड़े और अपने रिश्तेदारों को मारना पड़े, मैं फिर भी बदला लूंगा। नेता सुन लियांग ने दूसरों से जोश से कहा। एपिसोड 1232 मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होना। सुपेई के पास एक बहुत अच्छा विचार था हुआंग फेंग को मारने और सुपेई की मौत का बदला लेने के बाद वह लोगों के दिलों को जीतने में सक्षम होगा। अपनी सामान्य प्रतिष्ठा के अलावा नया नेता बनना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि सुपेई ने कुछ मायनों में हुआंग फेंग को निराश किया था, फिर भी वह हुआंग फेंग का नेता था। अगर हुआंग फेंग ने उसे मार दिया तो वह अपने वरिष्ठों को नाराज कर रहा होगा। यह सही नहीं था। कम से कम कुछ लोगों ने ऐसा सोचा। जब इतने सारे लोगों ने अभी हुआंग फेंग को घेर लिया था तो उनमें से कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाया था, लेकिन अब उसने बिना किसी चोट के हुआंग फेंग को मार डाला था, जबकि वह सुपेई की मौत का बदला ले रहा था। इससे यह भी पता चला कि उसके पास नया नेता बनने की क्षमता थी। आपको शायद यह नहीं पता होगा, लेकिन हमारे पिछले नेता लीडर क्यू उन्हें भी हुआंग फेंग ने मार डाला था। इसलिए मेरे पास यह मानने का कारण है कि यह हुआंग फेंग हमारी सेना के प्रति वास्तव
में वफादार नहीं हो सकता है, वह शाही दरबार का एक नौकर है। सुपेई ने कहा, हुआंग फेंग द्वारा नेता क्यू की हत्या के मामले के बारे में यह सुपेई ही थी जिसने सुन लियांग को इसके बारे में बताया था। इसके बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए जब उन्होंने सुन लियांग की बातें सुनी तो वे आपस में चर्चा करने लगे। बकवास। वांग दानियू ने सुन लियांग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम कृतघ्न हो। जनरल हुआंग ने तुम्हारे साथ क्या किया, उसके बिना तुम आज कैसे होते? क्या अब तुम्हारे पास क्षमता है? तुमने स्पष्ट रूप से जनरल हुआंग को मार डाला है, जो वास्तव में कृतघ्न व्यक्ति है। यह तुम हो। मैं नेता सुल का बदला ले रहा हूं। सुल लियांग ने सही कहा, नेता सु का बदला लेना। यह सुपेई ही था जो पहले जनरल हुआंग को मारना चाहता था और जनरल हुआंग के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए उसने सुपेई पर हमला किया। इस मामले में जनरल हुआंग की कोई गलती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आपको नहीं पता था कि सुपेई ने क्या किया है, वह मरने के लायक है। वांग दानियू ने कहा, वांग दानियू, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उस हुआंग फेंग के बहकावे में आ गए हो? तुम उसके लिए क्यों बोल रहे हो? सुन लियांग ने वांग दानियू से कहा। वह वांग दानियू के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। यह आदमी बिल्कुल भी नेता नहीं हो सकता था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। युद्ध लड़ते समय वह केवल अपना सिर नीचे झुकाता और आगे बढ़ता। चूंकि आप उसके लिए इस तरह बोल रहे हैं तो नीचे जाइए और उसके साथ चलिए। यह कहते हुए सन ने कहा, लियांग ने पहले ही वह खंजर लहरा दिया था जिसे उसने हुआंग फेंग के शरीर से निकाला था और वांग दानियू की ओर वार किया। हालांकि वांग दानियू का दिमाग बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उसके हाथों में कुछ कौशल थे। आमतौर पर सन लियांग वांग दानियू का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था, लेकिन अब अभी की लड़ाई में पहले से ही काफी गंभीर चोट लगी थी, इसलिए उसकी लड़ाकू शक्ति में काफी गिरावट आई थी। सन लियांग को भरोसा था कि वह वांग दानियू को मार सकता है और सन लियांग का भी मानना था कि जब तक वह इस वांग दानियू को मार देता है तब तक कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा। जब सन लियांग वांग दानियू को चाकू मारने वाला था तो उसने अचानक अपने आसपास के लोगों की चीखें सुनी। इसके अलावा आसपास के लोग सदमे में उसकी पीठ की ओर देख रहे थे। पहले तो सन लियांग अभी भी थोड़ा उलझन में था, हालांकि उसने जल्दी से एक संभावना के बारे में सोचा। हालांकि उसे लगा कि उसका अनुमान गलत था। हालांकि उसने जो पहली चीज की वह अपने हमले की दिशा बदलना था। वह अचानक पलटा और अपने खंजर से पीछे की ओर भयंकर वार किया। हालांकि खंजर से वार करने के कुछ समय बाद ही वह आगे नहीं बढ़ सका। इस बार उसका खंजर किसी के शरीर को भेद नहीं सका। क्या मुझे एक बार मारना काफी नहीं है? क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? हुआंग फेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने सन लियांग की तरफ देखा और कहा, उसका दाहिना हाथ सन लियांग की कलाई को पकड़े हुए था, उसे बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रहा था। तुम मर क्यों नहीं गए? सन लियांग ने अविश्वास से हुआंग फेंग को देखा और कहा, उसके खंजर ने अभी हुआंग फेंग के दिल को छेद दिया था और हुआंग फेंग को चाकू मारे जाने के बाद उसका चेहरा वास्तव में पीला पड़ गया था और खून बह रहा था। वह भी गिर गया। वह अचानक बिना किसी आवाज के कैसे वापस जीवित हो सकता है? क्या यह एक नकली लाश हो सकती है? मैं मरा नहीं हूं। क्या तुम बहुत निराश नहीं हो? हुआंग फेंग ने कहा, वास्तव में उसे अभी सन लियांग ने नहीं मारा था। थोड़े समय में ही उसे महसूस हो गया था कि उसने अपनी आधी ताकत खो दी है, इसलिए हुआंग फेंग ने अब और देरी नहीं की। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर घुमाया। सन लियांग दर्द से कराह रहा था, वह खंजर को और पकड़ नहीं सका और जमीन पर गिर पड़ा। हुआंग फेंग ने मौके का फायदा उठाया और गिरते खंजर पर लात मारी। खंजर जिस दिशा में उड़ रहा था वह अचानक बदल गई गेंदसी। खंजर के मांस में घुसने की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार खंजर शरीर में घुसा नहीं था। हुआंग फेंग
वारा चाकू मारा गया। यह सन लियांग था जिसे चाकू मारा गया था, और इस बार भी यह चाकू मारा गया था। उसका दिल अंतर यह था कि सन लियांग के पास हुआंग फेंग की प्रतिक्रिया गति नहीं थी। वह उसने आते खंजर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। खंजर ने उसके दिल में सटीक वार किया। नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। हुआंग फेंग, मुझे बचा लो, कृपया मुझे बचा लो। सुन लियांग ने देखा खंजर उसके शरीर में घुस गया था। उसका चेहरा भय से भर गया था। वह अपने चेहरे में ताकत महसूस कर सकता था। उसका शरीर तेजी से गायब हो रहा था। यह एहसास उसने पहले कभी इस तरह का डर महसूस नहीं किया था। तुम्हें बचाऊंगा, हुआंग फेंग हंसा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा? हुआंग फेंग ने ऐसा कहने के बाद उसने सन लियांग का हाथ छोड़ दिया। सन लियांग तुरंत नीचे गिर गया। जमीन पर लेटना मुश्किल था। पहले तो वह थोड़ी देर तक संघर्ष कर सकता था, लेकिन बाद में वह सिर्फ जमीन पर लेट सकता था। जमीन पर गिरकर आकाश की ओर घूरते हुए वह बुदबुदाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बात नहीं। हालांकि वहां बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन इस समय कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। सभी समझ गए सन लियांग निश्चित रूप से मर चुका था। अगर वे उसे बचाने भी गए तो भी वे उसे बचा नहीं पाएंगे। उसके पास हुआंग फेंग की तरह मृतकों को पुनर्जीवित करने की क्षमता नहीं थी। इसके अलावा वहां मौजूद सभी लोग अभी भी अचंभित थे, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हुआ वह बहुत जल्दी हुआ। शुरुआत में हुआंग फेंग ने सभी दिशाओं में हत्याएं की थीं और कोई भी उसे रोक नहीं सका, लेकिन अंत में वह सन लियांग के बहकावे में आ गया और घातक अंग पर वार कर दिया। जब सभी ने सोचा कि हुआंग फेंग मर चुका है और सन लियांग नया नेता बनेगा, तो हुआंग फेंग अचानक से पुनर्जीवित हो गया और उसने तुरंत सन लियांग को मार डाला। इससे सन लियांग, जो अभी कुछ देर पहले गर्व से भरा हुआ था, तुरंत एक लाश बन गया। हुआंग फेंग ने अपने आसपास के लोगों को देखा और सपाट लहजे में कहा, मैं यहीं खड़ा हूँ, कोई और मुझे मारना चाहे तो बेहिचक कोशिश कर सकता है। उनमें से किसी ने भी हमला करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि हुआंग फेंग अभी बहुत कमजोर दिख रहा था, लेकिन किसी ने भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अब कोई भी हुआंग फेंग को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शायद हुआंग फेंग की मौजूदा कमजोरी सिर्फ एक दिखावा थी। उसने अभी जो किया सबने अपनी आंखों से देखा था। ऐसी परिस्थितियों में हुआंग फेंग बच पाया। कोई नहीं जानता था कि वह किस तरह की स्थिति में था। वह अकेला था जो हुआंग फेंग को मार सकता था, इसलिए इस समय हर कोई सिर्फ हुआंग फेंग को देख रहा था। उनमें से किसी ने भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। अगर कोई हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता है, तो चलो अब इस नए नेता के बारे में बात करते हैं। हुआंग फेंग वहीं खड़ा रहा और उदासीन भाव से बोला, एपिसोड 1233 नया नेता। तुम नया नेता बनना चाहते हो? मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। जैसे ही हुआंग फेंग ने बोलना समाप्त किया, सुपेल की बैठक में भाग लेने वाले एक जनरल ने खड़े होकर कहा, हुआंग फेंग के जाने के बाद सुपेई ने उसे पदोन्नत किया था, इसलिए उसके दिल में हुआंग फेंग के लिए बहुत सम्मान नहीं था। इसके विपरीत वह सुपेई का बहुत आभारी था। अब हुआंग फेंग ने सबके सामने सुपेई को मार डाला था। अब ऐसा लग रहा था कि हुआंग फेंग नया नेता बनना चाहता था। कोई नहीं जानता था कि इस आदमी को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली, लेकिन वह सबसे पहले सामने आया और हुआंग फेंग का विरोध किया। हुआंग फेंग को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि कोई उसका विरोध करेगा। उसने बिना अपना भाव बदले दूसरे पक्ष की ओर देखा। हुआंग फेंग की घूरती निगाहों के कारण वह व्यक्ति घबराया हुआ लग रहा था। आखिरकार हुआंग फेंग ने अभी अभी बहुत से लोगों को मारा था। भले ही हुआंग फेंग के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर हल्की सी दिखने वाली जानलेवा आभा अभी भी लोगों को दबा सकती थी। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। आपके पास नया नेता बनने की योग्यताएं बिल्कुल नहीं हैं। हालांकि वह व्यक्ति घबराया हुआ था, फिर भी उसने अपने दिल की बात कहने पर जोर दिया, मेरे पास योग्यताएं नहीं हैं। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, यहाँ कौन योग्य है?
हुआंग फेंग ने पूछा, वैसे भी आप नहीं कर सकते। वह व्यक्ति किसी योग्य उम्मीदवार के बारे में नहीं सोच पा रहा था, क्योंकि चाहे योग्यता के मामले में हो या श्रेय के मामले में हुआंग फेंग उपस्थित लोगों से अधिक योग्य था। अब जब हुआंग फेंग ने उससे यह प्रश्न पूछा तो स्वाभाविक रूप से वह किसी अन्य उम्मीदवार के बारे में नहीं सोच पा रहा था। ओह, तुम्हारा मतलब है तुम बिना किसी कारण के आपत्ति कर रहे हो। हुआंग फेंग के बोलने के बाद उसका शरीर चमक उठा। अगले ही सेकंड में वह पहले से ही दूसरे पक्ष के पास पहुंच चुका था। एक मुक्का उस व्यक्ति की छाती पर लगा और वह व्यक्ति तुरंत उड़ गया। जमीन पर गिरने से पहले वह पहले से ही अपनी क्यूई खो चुका था। क्या कोई और है जो आश्वस्त नहीं है? आप इसे सामने ला सकते हैं। मैं बहुत लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं। हुआंग फेंग ने शेष लोगों को देखा और कहा, मूल रूप से हुआंग फेंग चीजों को इतनी अधिकता से नहीं संभालता। हालांकि इस घटना ने वास्तव में उसे क्रोधित कर दिया था। यह केवल निंग वुशुआंग ही नहीं था जो लगभग मारा गया। पहले इसके अलावा उसने भी बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। इसके अलावा वह यहाँ आया था। इस बार वह केवल 1 महीने तक ही रह सकता था। उसके पास अभी भी बाहर बहुत समय था। इससे निपटने के लिए वह यहाँ बहुत समय बर्बाद नहीं कर सकता था, चूंकि हुआंग फेंग पहले ही आ चुका था और उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी। इसलिए उसने पिछली घटना से सबक सीख लिया था। अब वह निंग वुशुआंग को उसकी सुरक्षा के लिए किसी और को देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वह निंग वुशुआंग को इस जगह से दूर ले जाए, उसे यहाँ उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा ढूंढनी थी। इसलिए हुआंग फेंग ने इस बार व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने का फैसला किया था। उसके पास एक ऐसी सेना थी जो सिर्फ उसकी थी। वह पहले जैसा नहीं था, वह बस दूसरों को देश जीतने में मदद कर रहा था। इसलिए हुआंग फेंग इस सेना को जीतने के लिए दृढ़ था और वह दूसरों के साथ बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब उन्होंने हुआंग फेंग को उनकी ओर देखते हुए देखा तो बचे हुए लोग उन सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। हुआंग फेंग की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वास्तव में इस समय उपस्थित लोगों में सुपेई के बहुत कम समर्थक थे। सुपेई का समर्थन करने वाले अधिकांश उच्च श्रेणी के जनरलों में पहले की तरह ही युद्ध शक्ति थी। जब उन्होंने हुआंग फेंग पर हमला किया तो वे उसके द्वारा मारे गए बचे हुए लोगों में से अधिकांश वे थे जिन्होंने पहले हुआंग फेंग पर हमला नहीं किया था। उनमें से कुछ का रवैया तटस्थ था और उनमें से कुछ हुआंग फेंग की पूजा कर रहे थे। उनके दिल में उन्हें यह भी उम्मीद थी कि हुआंग फेंग वापस आएंगे और उनका नेतृत्व करेंगे। इसलिए इस समय कोई भी खड़ा होकर हुआंग फेंग का विरोध नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि जनरल हुआंग पूरी तरह से हमारे नेता हो सकते हैं। हर कोई उनकी पिछली क्षमता को जानता था। इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं सबसे पहले इस बात पर सहमत होऊंगा कि जनरल हुआंग हमारे नेता होंगे। इस समय वांग दानियो, जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, बाहर खड़े होकर बोले। हालांकि वांग दानियो पहले से ही सुपेई से नाराज था, लेकिन वह इस सेना का हिस्सा बनने के योग्य था। उसने उपस्थित लोगों की तुलना में लंबे समय तक सुपेई का अनुसरण किया था। इसलिए हालांकि इस सेना में उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं था, फिर भी उसके शब्दों का बहुत वजन था। इसलिए वांग दानियो की प्रतिक्रिया सुनने के बाद एक अन्य व्यक्ति अपनी राय व्यक्त करने के लिए सामने आया। मैं ओल्ड यांग भी इस बात से सहमत हूं कि जनरल हुआंग हमारे नए नेता होंगे। इससे पहले मैं जनरल हुआंग के आदेशों को सुनने के लिए काफी भाग्यशाली था। अन्य लोग जनरल हुआंग की नई नेता बनने की क्षमता से प्रभावित थे। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो मैं जनरल हुआंग के सामने झुक जाऊंगा। हुआंग फेंग का अनुसरण करने वाले एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैं भी सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं कि जनरल हुआंग हमारे नए नेता होंगे। यह सही है। केवल जनरल हुआंग ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस बात की दुहाई दी। पहले तो सिर्फ वे लोग ही थे जिन्होंने हुआंग फेंग का अनुसरण किया था। बाद में कुछ विचार विमर्श के बाद उन तटस्थ जनरलों ने भी इस बात पर सहमति जताई कि हुआंग फेंग नए नेता होंगे। लेकिन बाद में आने वाले साधारण सैनिक उस समय वे असमंजस में थे। वे सुपेर के आदेश पर हुआंग फेंग को मारने आए थे। अंत में सुपेई की मृत्यु हो गई, लेकिन हुआंग फेंग उनका नेता बन गया।
वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। करना 66.0 LTKB हुआंगफेंग इन लोगों के रवैये से बहुत संतुष्ट था। अगर ये लोग अभी भी नहीं मानते, उन्हें पता था कि उनके लिए क्या अच्छा था, इसलिए उन्हें डराने के लिए उन्होंने कुछ और लोगों को मारने में भी कोई आपत्ति नहीं की। सौभाग्य से ये लोग परिस्थिति का आकलन करना जानते थे। बेशक हुआंगफेंग को अपने दिल में उन पर पूरा भरोसा नहीं था। अब वह पूरी विद्रोही सेना पर नियंत्रण करना चाहता था। उसके बाद वह अपने लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करेगा। जिस पर उसे सबसे अधिक विश्वास था वह था, बेशक यह स्टोरेज बॉक्स से बदले गए गुलाम थे। हालांकि टेलीपोर्टेशन ने उसे अन्य स्थानों में चीजों का उपयोग करने से रोक दिया। हालांकि स्टोरेज बॉक्स के एक्सचेंज फंक्शन का उपयोग अभी भी किया जा सकता था। इस तरह हुआंगफेंग कुछ गुलामों के लिए एक्सचेंज करने में सक्षम होगा जो उसके लिए मददगार होंगे। ठीक है, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं नया नेता बनूंगा। हुआंगफेंग का मना करने का कोई इरादा नहीं था। यह देखने के बाद कि किसी ने आपत्ति नहीं की, वह सीधे हॉल में सबसे ऊंची सीट पर चला गया। कुछ समय पहले वह सीट अभी भी सुपेई की थी, लेकिन अंत में इसका मालिक बदल गया था। नमस्कार नेता। हुआंगफेंग के बैठने के बाद वांग दान्यू सबसे पहले झुककर उनका अभिवादन करने वाले थे। नमस्कार नेता। इस समय अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और हुआंगफेंग का अभिवादन करने के लिए आगे आए। यहाँ तक कि वे साधारण सैनिक भी जो मौके पर ही स्तब्ध थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। इस समय वे चुपचाप इस बात पर सहमत हो गए कि उनका शासन बदल गया है। हुआंगफेंग उनके नए नेता बन गए थे। हुआंगफेंग ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया, फिर उन सैनिकों को जाने दिया। उन्होंने घटनास्थल को साफ किया क्योंकि वहां बहुत सारी लाशें थीं। सैनिक हुआंगफेंग का बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक एक करके लाशों को बाहर निकाला, जिसमें सुपेई और सन लियांग की लाशें भी शामिल थीं। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी मृत्यु के बाद सैनिकों द्वारा लाशों को घसीटा जाएगा। इसके अलावा बाहर जाने के बाद उन्होंने केवल एक यादृच्छिक गड्ढा खोदा। उन्हें एक साथ दफनाया जाएगा। एपिसोड 1, 2, 3, 4 विद्रोही सेना की वर्तमान स्थिति ठीक है? क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? वर्तमान स्थिति क्या है? हुआंगफेंग ने भीड़ को देखा और कहा। इस समय हॉल में उच्च रैंकिंग वाले जनरलों की संख्या आधी हो गई थी। पूरा हॉल खून की गंध से भर गया था। वैसे तो सभी पहले भी युद्ध के मैदान में जा चुके थे। जहां तक खून की गंध की बात है, इसमें कुछ खास नहीं था। युद्ध के मैदान में खून की गंध इससे भी भारी थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास खून नहीं था, लेकिन इससे उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। हाँ, उस छोटी सी अवधि में हॉल में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे गायब थे। बेशक परिचित चेहरों की कमी ने केवल शेष लोगों को भावुक कर दिया। वास्तव में जो कुछ लोग गायब थे वे सुपेई के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने सुपेल के सभी कार्यों का समर्थन किया। इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यह कहना असंभव नहीं था कि वे उसकी चापलूसी कर रहे थे, क्योंकि वे बस सुपेई के सामने कुछ अच्छा कहना चाहते थे। बेशक क्षमता के संदर्भ में यह नहीं कहा जा सकता था कि उनमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। यह सिर्फ इतना था कि किसी चीज के सामने वे इतने दृढ़ नहीं थे, और अब केवल एक ही चीज बची थी कि उनके पास अपना दृढ़ संकल्प था। जब सुपेई ने निंग वुशुआंग की समस्या से निपटा था तो उन्होंने कमोबेश आपत्ति जताई थी। हालांकि सुपेई ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा वह लापता लोगों के साथ नहीं मिलता था। अब जब वे लोग मर चुके थे तो उन्हें पता था कि कैसा महसूस करना है। उनका उनसे बदला लेने का कोई इरादा नहीं था,
मैं शब्दों के साथ अच्छा नहीं हूँ, इसलिए चलो इस बारे में बात नहीं करते। एक साधारण ड्रेसिंग के बाद वांग दानियों के शरीर से खून बहना बंद हो गया। वह वहां से नहीं गया, बल्कि स्मृति में भाग लेने के लिए रुक गया। मैं नेता को बता दूं, इस समय एक और अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और बोला। दूसरों की तुलना में उसमें वीरता की कम और विद्वान स्वभाव की अधिक झलक थी। तुम कौन हो? हुआंग फेंग को इस व्यक्ति का कुछ आभास था, लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं था। नेता शायद मेरा नाम नहीं जानते। मेरा नाम लियू जियुन है। जब नेता थे फिर भी जनरल, मैं तो एक साधारण मध्यम स्तर का अधिकारी ही था, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग फेंग के जाने के बाद लियू जियुन को पदोन्नति मिली थी। हालांकि उनकी पदोन्नति को उचित नहीं ठहराया गया था दूसरों से अलग। वह उन कुछ लोगों में से एक थे जो अपनी क्षमता पर भरोसा करते थे। पदोन्नति पाने के लिए उसने सुपेई के आदेशों को नहीं माना। वास्तव में उसने सुपेई की बात भी नहीं मानी, पेई के आदेश। वे इससे सहमत नहीं थे, लेकिन आखिरकार वह एक नया व्यक्ति था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से वे सुपेई के निर्णय को नहीं बदल सकते थे, क्योंकि उनके पास योग्यता का अभाव था। इसके विपरीत लियू जियुन हुआंग फेंग की बहुत प्रशंसा करता था। जब हुआंग फेंग सेनापति था तो उसने हुआंग फेंग का अनुसरण करते हुए दक्षिण और उत्तर में युद्ध किया था। उसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हुआंग फेंग ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। इस वजह से लियू जियुन हुआंग फेंग की बहुत प्रशंसा करता था। वह भी उन लोगों में से एक था जो ईमानदारी से हुआंग फेंग से सहमत थे। ठीक है, मुझे इसके बारे में बताओ। सच कहूं तो मैं कुछ समय से इस जगह से दूर हूं। मुझे वर्तमान स्थिति के बारे में ठीक से पता नहीं है, हुआंग फेंग ने कहा। हालांकि हुआंग फेंग निंग वुशुआंग से सुपेई के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता था, लेकिन आखिरकार निंग वुशुआंग विद्रोही सेना में एक उच्च रैंकिंग जनरल नहीं था। इसलिए ऐसी कई चीजें थीं जिनके बारे में उसे पता नहीं था। हुआंग फेंग को विद्रोही सेना की स्थिति को विस्तार से समझाने के लिए किसी की आवश्यकता थी। नेताजी, क्योंकि हमारे पास नेता की नींव है। आपके जाने के बाद भी हम कुछ परिणाम प्राप्त करने में कामयाब रहे। हमने बहुत सारी जगहें बनाई हैं, इसलिए अन्य विद्रोही सेनाएं वोट देने आईं। इसके साथ ही हमारी संख्या में वृद्धि हुई। हालांकि हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी, बल्कि हमारी स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी। क्या हो रहा है? आप जारी रखें। अधिकांश विद्रोही सेनाएं बूढ़ी, कमजोर और विकलांग हैं। उनके द्वारा इसके लिए मतदान करने के बाद न केवल उन्होंने हमारी ताकत बढ़ाई, बल्कि वे हमारे लिए बोझ भी बन गए। हमारा सैन्य दबाव बढ़ता जा रहा है और हमारे मासिक खर्च बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी संख्या में वृद्धि जारी रही और शाही दरबार ने हमें सबसे बड़ा संकट माना। इस प्रकार उन्होंने हमें घेरने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को जुटाया है। अगले दिनों में हम अक्सर कम जीतते हैं और अधिक हारते हैं। इसके अलावा विद्रोही सेना भी योगदान नहीं देती है। इसने भी हमें गंभीर रूप से पीछे धकेल दिया है। नेता, कृपया देखें, यह वह स्थान है जिस पर हम कब्जा कर रहे हैं। पहले की तुलना में क्षेत्र थोड़ा बढ़ गया है। हालांकि अब जब शाही दरबार ने बड़ी संख्या में सैनिकों को जुटा लिया है और तियानहाओ शहर में हमारे साथ गतिरोध की स्थिति में है, तो हमारे लिए पश्चिम की ओर विस्तार करना मुश्किल होगा। पूर्व और उत्तर में कुछ अन्य विद्रोही सेनाएं हैं जो तमाशा देख रही हैं। वे हमारे साथ शामिल नहीं हुए। वे शाही दरबार में भी शामिल नहीं हुए। जहां तक दक्षिण की बात है, अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो वहां बहुत अधिक धुंध है, इसलिए यह स्पष्ट है कि हम विस्तार जारी नहीं रख सकते। लियू जियुन के शब्दों को सुनने के बाद हुआंग फेंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। विद्रोही सेना की स्थिति
यह वास्तव में अच्छी नहीं थी। टकराव हुआ बाहर शाही दरबार की सेना के बीच। वहां अन्य विद्रोही सेनाएं भी थीं जो उन्हें रोक रहे थे। इसके अलावा वे खुद, उन्होंने अभी अभी अपना काम पूरा किया था। आंतरिक संघर्ष, और यह बहुत स्थिर भी नहीं था। संक्षेप में, सभी प्रकार की स्थितियां नहीं थीं उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं पहले से ही अनुमानित स्थिति जानता हूं। हुआंग फेंग अपनी सीट पर लौट आया और देखा भी। अब हमें जो करने की जरूरत है वह है हमारी आंतरिक संरचना को स्थिर करना। मेरे नेता होने के नाते मुझे उम्मीद है कि हमारे भीतर बहुत अधिक आवाजें नहीं उठेंगी। आंतरिक संरचना, इससे हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी। एक बार जब हमें पता चल जाएगा, हमें इससे निपटना होगा। यह तुरंत 59 हुआंग फेंग को पता था कि वह नया नेता इसलिए नहीं बनना चाहता था क्योंकि इन लोगों की सहमति से कोई समस्या नहीं होगी। वह केवल इतना ही कह सकता था कि उनका समर्थन पाकर वे नए नेता बन सकेंगे। मध्यम और निचले स्तर पर विद्रोही सेना का नेतृत्व करने के लिए वह विद्रोही सेना पर सफलतापूर्वक कब्जा करने में सक्षम होगा। निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो सुपेल का समर्थन करेंगे। उस समय वह परेशानी का कारण बनेगा। इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ेगा। नेता, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं देखूंगा कि कौन इसे स्वीकार नहीं करेगा। वांग दानियू ने बोलने की पहल की। वह सबसे लंबे समय से सुपेई का अनुसरण कर रहा था। दूसरे लोग कमोबेश उसे मुंह की खानी देते थे। इसके अलावा, हालांकि उसका दिमाग बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उसके कौशल कमजोर नहीं थे। इस प्रकार वह भीड़ को समझाने में सक्षम था। ठीक है, मैं यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, हुआंग फेंग ने कहा। वांग दानियू विद्रोही सेना के कुछ लोगों से काफी परिचित था। उसके लिए यह मामला संभालना सही रहेगा। दूसरे वे हैं जो हमारे साथ शामिल हो गए हैं, हुआंग फेंग ने आगे कहा। जियुन, जाओ और उनके नेताओं से संपर्क करो। उनसे अपनी सेना को सरल बनाने के लिए कहो। बूढ़े और कमजोर लोगों को बाहर निकालो। उन्हें किसानों के पास वापस जाने दो और खेती जारी रखने दो। इस तरह न केवल यह हमारे ऊपर रसद संबंधी दबाव को कम करेगा, बल्कि यह उत्पादन को भी बहाल करेगा। यह हमारे लिए लंबे समय तक लड़ने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्या होगा अगर वे सहमत न हो? उनकी राय में आपके पास जितने ज्यादा लोग होंगे, आप उतने ही मजबूत होंगे। अगर हम उन्हें ऐसा करने देंगे तो वे सोच सकते हैं कि हम जानबूझकर उन्हें कमजोर कर रहे हैं, लियू जियुन ने चिंतित होकर कहा। एपिसोड 1, 2, 3, 5 विद्रोही सेना बदल गई। लियू जियुन की चिंताएं बेवजह नहीं हैं। विद्रोही सेना के नेता अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वे ताकतवर लोगों को पकड़ने के लिए इधर-उधर जाते थे। जब उनका काम पूरा हो जाता तो वे संख्या बढ़ाने के लिए बूढ़े और कमजोर लोगों को पकड़ लेते। सुपेल की विद्रोही सेना में भी कमजोर और बूढ़े लोग थे। इसलिए युद्ध के मैदान में एक महिला को देखना अजीब नहीं था। कभी कभी कुछ सख्त महिलाओं की युद्ध शक्ति आम पुरुषों से भी ज्यादा मजबूत होती थी। लेकिन विद्रोही सेना में बुजुर्गों और बच्चों की भूमिका झंडा लहराने और चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं था। अगर यह एक अराजक दुनिया में एक नेता था, अंत में जब कोई और रास्ता नहीं था, तो बुजुर्गों और बच्चों से निपटने का तरीका आमतौर पर इसे मार दिया जाता था और फिर भोजन में बदल दिया जाता था। हुआंग फेंग के इस दुनिया में आने के बाद उसने पहले भी इसके बारे में सुना था। हालांकि हुआंग फेंग आखिरकार असली दुनिया से था। इस तरह की बात, वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए वह जो तरीका चाहता था वह था बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को किसानों के रूप में उनकी पहचान में वापस लाना। चाहे वह उसके नियंत्रण में विद्रोही सेना हो या उसके साथ खड़े धर्मी सेना के अन्य सदस्य। उसका एक ही विचार था, विस्तार की इस अवधि के बाद उनका क्षेत्र छोटा नहीं रह गया था।
अगर उन खेतों को बिना जोते छोड़ दिया जाता तो यह बर्बादी होती, इसलिए उन्होंने खेतों को उगाने की व्यवस्था की। यह एक जीत वाली स्थिति थी और उनकी अपनी ताकत में बहुत कमी नहीं आती, हालांकि सिर्फ इसलिए कि हुआंगफेंग ने ऐसा सोचा था। इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे विद्रोही जनरल भी ऐसा ही सोचते थे। उनके हिसाब से हुआंगफेंग चाहते थे कि उनके लोग वापस जाकर खेती करें। ऐसा करना उनकी ताकत को कमजोर करना था और अगला कदम उन्हें निगल जाना था, इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पहले उन्होंने सुपेई का साथ दिया था। यह सुपेल द्वारा निगले जाने के लिए नहीं था, यह सिर्फ किसी को गले लगाने के लिए था। साथ ही उन्हें कुछ पैसे और खाना भी मिल सकता था। अगर हुआंगफेंग उन्हें कमजोर करना चाहता था तो वे स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होंगे, उन्हें इस बात पर सहमत होना चाहिए। अन्यथा मुझे पहले उनका ख्याल रखने में कोई आपत्ति नहीं है, हुआंगफेंग ने लियू जियुन से कहा। जब आप उन्हें देखें तो उनके साथ ईमानदार रहें। अगर वे अभी भी भरोसा करना चाहते हैं हम पर, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। भविष्य में जब युद्ध होंगे कोई और अवज्ञा नहीं चलेगी, अनुमति है। अन्यथा मैं पहले उनका ख्याल रखूंगा। हुआंगफेंग को इस दुनिया में आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था। वह निंग वुशुआंग की मदद करना चाहता था और एक विशाल देश पर विजय पाने में भी मदद मिलेगी। इस तरह निंग वुशुआंग सुरक्षित रहेगा, साथ ही इस बार वह खाली हाथ नहीं लौटे। सीमित समय के कारण जब हुआंगफेंग कुछ मामलों को संभाल रहा था तो उसके लिए ताइची जाना असंभव था। वे लोग उसके अनुरोध पर सहमत हो गए थे। अगर वे सहमत नहीं होते तो हुआंगफेंग उन्हें अपने दुश्मनों के रूप में खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं करता। वैसे भी इस अराजक दुनिया में मानव जीवन बहुत ही नीच है। जब तक उसके पास भोजन और पैसा है तब तक यह बेकार है। फिर वह अधिक लोगों को भर्ती कर सकता था और उन लोगों की परवाह नहीं करता था जो उसके साथ शामिल होते हैं। नेता, अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे डर है कि वे परेशानी खड़ी कर देंगे। यह पहली बार नहीं था जब लियू जियुन विद्रोही सेना के जनरलों के संपर्क में आया था, इसलिए वह उनके व्यक्तित्व को जानता था। अगर वह वास्तव में हुआंगफेंग के निर्देशों का पालन करता, अगर वह ऐसा करता तो वे लोग सबसे अधिक संभावना से शत्रुतापूर्ण हो जाते। अगर वे परेशानी खड़ी करें तो यह सबसे अच्छा है। मुझे बस यह चिंता थी कि मुझे उनके साथ कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने आसपास किसी भी संभावित खतरे को नहीं रखना चाहता। मैं उन खतरों को समय से पहले ही खत्म करना चाहता हूं, हुआंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। लियू जियुन को हुआंगफेंग पर भरोसा था, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। वह हुआंगफेंग की क्षमता जानता था। इसके अलावा हुआंगफेंग अभी अभी नेता बना था। किसी को यह पता होना चाहिए कि उसने हमेशा उसकी राय का विरोध किया था। इससे हुआंगफेंग का भी अपमान हो सकता है। जहां तक शाही सेना का सवाल है तो पहले हम उनसे लड़ेंगे। उन पर हमला करने में जल्दबाजी मत करो। आंतरिक समस्या हल होने के बाद हम उनसे लड़ेंगे, हुआंगफेंग ने कहा। हुआंगफेंग शाही सेना के साथ लड़ाई से अपरिचित नहीं था। वह यहाँ 1 साल तक रहा था। उस साल के दौरान उसने अपना अधिकांश समय शाही दरबार की सेना से लड़ने में बिताया, इसलिए शाही सेना उसके लिए एक परिचित प्रतिद्वंद्वी थी। भले ही दुश्मन का जनरल बदल गया हो, सेना में बहुत सी चीजें थीं। इसे बदलने का कोई तरीका नहीं था। हुआंगफेंग के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात इस सेना को पूरी तरह से नियंत्रित करना था। साथ ही उसे अपने और अन्य विद्रोही सेनाओं के बीच संबंधों से भी निपटना था। हाँ, सभी जनरलों ने उत्तर दिया। उसके बाद बैठक खत्म हो गई। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए।
हॉल में केवल हुआंग फेंग ही बचा था। विशाल और उज्ज्वल हॉल को देखकर हुआंग फेंग भावुक होकर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। यह सुपेई वास्तव में जानता था कि खुद का आनंद कैसे लिया जाए। जब वह अभी अभी निकला था सुपेल की बैठक, यह जगह अपेक्षाकृत सरल और कच्ची थी। यह केवल कुछ ही समय पहले की बात है। सुपेई की निवास पहले से ही बहुत बदल गया था। 0.00 LT के भी, हालांकि अब ये सब हुआंग फेंग का है। बेशक हुआंग फेंग भी, मुझे लगता है कि सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया में कुछ परेशानियां आएंगी। हालांकि इस सेना में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, तथापि उस समय उन्हें पहले से ही महसूस हो चुका था इस विद्रोही सेना में कई लोगों के पास अपनी छोटी छोटी सेनाएं थीं। यहाँ तक कि सुपेई भी चाहती थी कि इस सेना पर पूर्ण नियंत्रण पाना असंभव था। इस बार यदि वह उस पद को हथियाना चाहते तो निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो असंतुष्ट हो सकते हैं। उनमें से कुछ इस समूह को छोड़ भी सकते हैं। जब सब कुछ तय हो गया, इस सेना की ताकत निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। हालांकि वास्तविकता ने साबित कर दिया कि हुआंग फेंग की चिंता गलत नहीं थी। जब वह वापस लौटा तो उसके द्वारा सुपेई को मारने और नेता का पद प्राप्त करने की खबर फैलने के बाद ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका खुलकर विरोध किया, और ऐसे लोग भी थे जो उसे मारने के लिए शोर मचा रहे थे। इनमें से अधिकांश लोग कई वर्षों से सुपेई का अनुसरण कर रहे थे। वे सभी सुपेई के पुराने अधीनस्थ थे, भले ही हुआंग फेंग के पास उत्कृष्ट सैन्य कारनामे थे। यह अभी भी उनके दिलों में सुपेई की स्थिति को नहीं बदल सका। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया। अपने लोगों के साथ जाने का उनका कारण था। हुआंग फेंग उनका कानूनी नेता नहीं था। उन्होंने हुआंग फेंग की नेतृत्व स्थिति को स्वीकार नहीं किया। हुआंग फेंग को जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वह थी उसकी पिछली बैठक में भाग लेने वाले उच्च पदस्थ जनरलों में से वास्तव में कुछ ऐसे थे जो वापस लौट आए। उसने अपना मन बदल लिया और अपने अधीनस्थों के साथ चला गया। वे चाहते थे कि वह एक और पहाड़ बनाए। बेशक हुआंग फेंग को जो बात खुश करती थी वह यह थी कि अभी भी बहुत से लोग थे जो उसका समर्थन करते थे। लगातार जीतने से उसे जो प्रतिष्ठा मिली थी वह इस समय भी बहुत काम की थी। हालांकि वे अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि हुआंग फेंग ने सुपेई को मार दिया था। हालांकि हुआंग फेंग ने सुपेई को क्यों मारा, यह जानने के बाद वे हुआंग फेंग के नेतृत्व से सहमत हो गए। इसके अलावा उन्हें लगा कि हुआंग फेंग के नेतृत्व में वे और भी मजबूत हो जाएंगे। सभी तरह के बदलाव लगातार हो रहे थे। हुआंग फेंग ने उन्हें नहीं रोका। वह केवल उन लोगों को रखना चाहता था जो उसके प्रति वफादार थे। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो उससे सहमत नहीं थे, उनके लिए बेहतर होगा कि वे अभी चले जाएं। एपिसोड 1, 2, 3, 6 वह एक चाल चलने के लिए तैयार था। बेशक हुआंग फेंग ने कुछ नहीं किया। यह सतह पर था। वास्तव में इस दौरान उसने गुप्त रूप से लोगों को सेना में शामिल किया था। ये सभी लोग गुलाम थे जिन्हें उसने स्टोरेज बॉक्स के माध्यम से बदला था। उनकी वफादारी कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा वे बहुत मजबूत थे। विद्रोही सेना में शामिल होने के बाद आम लोगों के बीच वे निश्चित रूप से तेजी से उठ खड़े होंगे। उस समय वे उसके सबसे बड़े मददगार होते। विद्रोही सेना में लोगों को शामिल करना बहुत मुश्किल नहीं होता। सभी विद्रोही सेना के सैनिकों की आय अपेक्षाकृत कम थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विद्रोही सेना के कई नेता जब तक वे जीवित थे वे जा सकते थे। वे उन सभी को चाहते थे। इसलिए हर दिन सेना में किसान प्रवेश करते थे। वे विद्रोही सेना बन जाते। इसके अलावा इस अवधि के दौरान लगातार लोग हुआंग फेंग की सेना से निकल रहे थे। साथ ही लोग आ भी रहे थे।
इस तरह बहुत सारे लोग आ रहे थे। अगर हुआंग फेंग कुछ लोगों को भेजना चाहता तो यह बिल्कुल भी समस्या नहीं होती। हुआंग फेंग की सेना के लिए ये कुछ दिन बहुत कम थे। केवल उसकी सेना ही नहीं जा रही थी, साथ ही उसके साथ खड़े उग्रवादी भी बेचैन हो रहे थे। मूल रूप से वे सुपेल का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। अब इस सेना की आंतरिक संरचना में एक समस्या थी। उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा हुआंग फेंग अभी भी इस समय पर था। अगर वे अपनी ताकत को कमजोर करना चाहते थे तो वे स्वाभाविक रूप से और भी बेचैन हो जाते। इसलिए इन कुछ दिनों में वे लोग हर जगह घूम रहे थे, जैसे कि वे कोई कदम उठाने वाले थे। विद्रोही सेना में लोगों को शामिल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। विद्रोही सेना के सभी सैनिकों की आय अपेक्षाकृत कम थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विद्रोही सेना के कई नेता जब तक वे जीवित थे वे छोड़ सकते थे। वे उन सभी को चाहते थे। इसलिए हर दिन सेना में किसान शामिल होंगे। वे विद्रोही सेना बन जाएंगे। इसके अलावा इस अवधि के दौरान लगातार लोग जा रहे थे और जा रहे थे। हुआंग फेंग की सेना, उसी समय लोग भी आ रहे थे। इस तरह बहुत सारे लोग आ रहे थे। अगर हुआंग फेंग कुछ लोगों को अंदर भेजना चाहता था तो यह बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। हुआंग फेंग की सेना के लिए ये कुछ दिन बहुत कम थे। सिर्फ उसकी सेना ही नहीं थी जो लगातार पीछे हट रही थी, साथ ही उसके साथ खड़े उग्रवादी भी बेचैन हो रहे थे। मूल रूप से वे सुपेर का समर्थन हासिल करना चाहते थे। अब इस सेना की आंतरिक संरचना में समस्या थी। उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा हुआंग फेंग अभी भी इस समय पर था। अगर वे अपनी ताकत को कमजोर करना चाहते थे तो वे स्वाभाविक रूप से और भी बेचैन हो जाते। इसलिए इन कुछ दिनों में वे लोग हर जगह घूम रहे थे, जैसे कि वे कोई कदम उठाने वाले थे। एक और बुरी खबर यह थी कि शाही दरबार को पता था कि इस समय के दौरान हुआंग फेंग की टीम में आंतरिक कलह थी। इसलिए वे विद्रोही जनरलों के संपर्क में आते रहे जो अग्रिम मोर्चे पर उनका सामना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे दूसरे पक्ष को आत्मसमर्पण के लिए राजी करना चाहते थे, लेकिन जनरल की दिलचस्पी दिख रही थी। यह स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग के लिए अच्छी खबर नहीं थी। इन कुछ दिनों में जबकि बाहरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई थी, हुआंग फेंग निंग वुशुआंग के साथ था। निंग वुशुआंग अभी-अभी हुआंग फेंग की औरत बनी थी। यह वह समय था जब वह उसके प्रति सबसे अधिक आसक्त थी। हुआंग फेंग की मदद से उसकी सभी दुकानें वापस ले ली गईं। हुआंग हवेली भी एक नई जगह बन गई थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जियाओ कुई दुकानों की देखभाल कर रही थी, जबकि निंग वुशुआंग हुआंग फेंग के साथ थी। हाल ही में बाहर की खबरें बहुत अच्छी नहीं हैं। क्या कोई समस्या होगी? निंग वुशुआंग ने चिंतित होकर हुआंग फेंग से पूछा। निंग वुशुआंग ऐसी युवती नहीं थी जो दुनिया के मामलों से परिचित न हो। आखिरकार वह काफी समय से एक दुकान चला रही थी, इसलिए वह काफी अच्छी थी। कुछ जानकारी के बारे में बताया। जिस शहर में वह रह रही थी वह बेस कैंप था। हुआंग फेंग की विद्रोही सेना की खबर, हर तरह की खबरें थीं। इसलिए निंग वुशुआंग स्वाभाविक रूप से हुआंग फेंग के बारे में चिंतित होंगे। कोई बात नहीं, वे तो बस जोकर हैं, मैं उनसे निपट सकता हूं, हुआंग फेंग ने शांत भाव से कहा। अभिव्यक्ति, यह अच्छी बात है, मुझे तुम पर विश्वास है, निंग वुशुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक हुआंग फेंग ने कहा कोई समस्या नहीं थी, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। वैसे इस समय के दौरान आपको किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए बाहर न जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर उन लोगों पर मेरा दबाव होगा तो वे कुछ भी कर सकते हैं, हुआंग फेंग ने कहा। हुआंग फेंग ने पहले ही एक कदम उठाने का फैसला कर लिया था।
उस समय वह निश्चित रूप से कुछ लोगों को एक कोने में धकेल देगा। उसे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। वह केवल निंग वुशुआंग के बारे में चिंतित था। उसे डर था कि उसके साथ कुछ हो जाएगा। आखिरकार उसके साथ उसका रिश्ता। कई लोगों को इसके बारे में पता था। उन्हें डर था कि वे लोग उसके बारे में उपद्रव करेंगे। ठीक है, मैं अगले कुछ दिनों तक घर पर ही रहूंगी। जियाओ कुई दुकान की देखभाल करेगी, निंग वुशुआंग ने कहा। वह एक बड़े परिवार की युवा मालकिन थी, इसलिए यह स्वीकार करना मुश्किल नहीं था कि उसे हर समय घर पर रहना था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन चिंता मत करो, यह मामला जल्द ही खत्म हो जाएगा, हुआंग फेंग ने आत्मविश्वास से कहा। दरअसल यह सब बहुत जल्द खत्म होने वाला था। इन कुछ दिनों में ही हुआंग फेंग को पता चल गया था कि वह क्या चाहता है, इसलिए उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। सुपेर की सेना में बदलाव के इन कुछ दिनों के बाद उनमें से कुछ चले गए थे, लेकिन अंत में उनमें से लगभग 1 लाख लोग बचे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हुआंग फेंग ने महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाल दिया था। अन्यथा यह संख्या और भी बड़ी होती, जो दर्शाती है कि इस अवधि के दौरान सुपेल की टीम वास्तव में बढ़ रही थी। इसके अलावा शाही सेना का सामना करने वाली अग्रिम पंक्ति की सेना, लगभग 1 लाख सैनिक भी थे। वे सभी सैकड़ों लड़ाइयों के अनुभवी थे, इसलिए हुआंग फेंग हार नहीं मानेंगे। हालांकि इस अवधि के दौरान जनरल का रवैया अस्पष्ट रहा था। हुआंग फेंग की सद्भावना पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं थी। इसके अलावा हुआंग फेंग को मिली जानकारी के अनुसार दूसरा पक्ष भी शाही दरबार के शाही दूतों के संपर्क में था। हुआंग फेंग को यकीन नहीं था कि वह अंत में क्या निर्णय लेगा। जहां तक सुपेल का साथ देने वाली धर्मी सेना का सवाल है, वे इस दौरान लगातार छोटे छोटे कदम उठा रहे थे, मानो वे हुआंग फेंग की सेना के खिलाफ कदम उठाना चाहते हों। हुआंग फेंग स्वाभाविक रूप से बिना लड़े आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उस रात एक विशाल प्रांगण में एक समूह में कुछ लोग बैठे थे, जिनकी आभा बहुत तीव्र थी। वे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उनके शरीर से साफ पता चल रहा था कि वे डाकू हैं। चलो ऐसा करते हैं, अब उनके पास कम लोग हैं, हमें उनसे क्यों डरना चाहिए, मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने कहा। यह सही है। पहले उनके पास हमसे ज्यादा लोग थे, इसलिए हम उनके साथ जुड़ गए। अब उनमें से कई लोग वे चले गए हैं, फिर भी वे हमें कमजोर करना चाहते हैं। उनके साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सहमत हूं। अब वह समय है जब वे सबसे कमजोर हैं। अगर हम उन्हें हरा देंगे तो हम अलग हो जाएंगे। उनका क्षेत्र समान रूप से है। यह सुनकर सबकी आंखें लालच से भर आईं। ये लोग तो सरदार थे। अन्य विद्रोही सेनाएं जो हुआंग फेंग के साथ थीं, आज वे एक साथ एकत्र हुई थीं। वे हुआंग फेंग की विद्रोही सेना पर हमला करने के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में यह उनकी 5वीं बैठक थी। हर बार वे इस मामले पर चर्चा करते थे। आखिरकार उन्हें लगा कि हुआंग फेंग उन्हें कमजोर करना चाहता था। इसके अलावा हुआंग फेंग की सेना अपने सबसे कमजोर दौर में थी और उनके पास अभी भी बहुत सारे इलाके थे। अगर वे अभी कार्रवाई नहीं करते तो उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ता। लेकिन मैंने सुना है कि उनका नेता वही हुआंग फेंग है। मैंने सुना है कि वह बहुत शक्तिशाली है, नेताओं में से एक ने चिंतित होकर कहा। 1 साल पहले हुआंग फेंग की प्रतिष्ठा सिर्फ उसकी मौजूदा विद्रोही सेना में ही नहीं थी, दूसरी विद्रोही सेनाओं में भी और यहां तक कि शाही सेना में भी उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी। यह एक जीत थी। उसने एक लड़ाई जीत ली थी। मैंने भी उसके बारे में सुना है। उससे निपटना एक मुश्किल काम है, एक और व्यक्ति ने कहा। डरने की क्या बात है, हालांकि
हर कोई हुआंग फेंग से नहीं डरता था। लाभ के मामले में लोग आमतौर पर बहुत बहादुर होते थे। वह हुआंग फेंग वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन हमारी सारी जनशक्ति को मिलाकर भी हमारे पास उनसे अधिक ताकत है। इसमें डरने की क्या बात है? एपिसोड 1237 एक अजीब अनुरोध। हाँ, हमें अभी उनसे डरने की जरूरत नहीं है, एक और आदमी ने कहा। जब वह हुआंग फेंग आया तो उनमें से कई लोगों ने जाने की पहल की। उसके बाद उसने कई लोगों को भगा दिया। अब उनकी संख्या 100,000 से भी कम रह गई है। इसके अलावा वे सभी जगह बिखरे हुए हैं। जब तक हम अपनी ताकत को केंद्रित करते हैं और उनके घोंसले पर हमला करते हैं, हम उन सभी को मार पाएंगे। हम निश्चित रूप से उन्हें नीचे गिराने में सक्षम होंगे। मुझे भी लगता है कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए। हुआंग फेंग एक क्रूर चरित्र है। पहले वाला सुपेई हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। जब वह ऊपर आया तब भी उसने कोई ठोस पैर नहीं जमाया था। जब वह मजबूत हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से हमें खा जाएगा। जब वह समय आएगा तो क्या हमारे पास अभी भी अच्छे दिन होंगे? जब बाकी लोगों ने यह सुना तो उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। विद्रोह से पहले, लेकिन अब वे विद्रोही सेना के नेता थे। सत्ता से मिलने वाले लाभों का आनंद लेने के बाद उनसे अपनी सत्ता सौंपने के लिए कहा गया। वे इसके लिए कभी सहमत नहीं होंगे, इसलिए चर्चा के बाद घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग इस बात का फायदा उठाने के लिए सहमत हो गए कि हुआंग फेंग ने अभी तक मजबूत पैर नहीं जमाए हैं। अपनी ताकत वापस पाने से पहले उन्होंने तुरंत विद्रोही सेना पर हमला कर दिया जहां हुआंग फेंग था। अगर वे हुआंग फेंग और अन्य को हरा सकते हैं तो न केवल वे कमजोर होने के खतरे से मुक्त हो पाएंगे, बल्कि वे वापस लड़ने में भी सक्षम होंगे। कोई भी इसे कैसे भी देखे, यह एक मुनाफा था। इसके अलावा इन लोगों ने यह नहीं सोचा था कि वे हार जाएंगे। हुआंग फेंग शक्तिशाली था, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह बेकार होगा। तो तुमने मुझ पर हमला करने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला किया है। जैसे ही चर्चा समाप्त हुई और अंतिम निर्णय लिया गया, अचानक उनके कानों में एक आवाज गूंजी, कौन कौन है वहां? जो लोग रहस्यमय होने का नाटक कर रहे हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग तुरंत खड़े हो गए। बहुत जल्दी ही एक आकृति हॉल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई और धीरे धीरे अंदर चली गई। आप कौन हैं? आप अंदर कैसे आए? एक बंधक ने पूछा। वे यहाँ शीर्ष गुप्त मामलों पर चर्चा करने आए थे, इसलिए बाहर पहरेदारों की तैनाती होनी चाहिए। हालांकि उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति वास्तव में बिना किसी आवाज के यहाँ आ सकता है, इसलिए हर कोई स्वाभाविक रूप से हैरान महसूस कर रहा था। क्या मजाक है? आप तो कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि आपको मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। असल में तो मैं जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। क्या मजाक है? आप सब पहले ही कुछ देर चर्चा कर चुके हैं। इतने दिन हो गए, तुम मेरे साथ कैसे पेश आओगे? तुम तो यह भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जो आया हल्के से मुस्कुराया और बोला, आप हुआंग फेंग हैं? किसी ने आश्चर्य से कहा। एलटी, वह मैं हूँ, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का सामना कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता का एक भी निशान नहीं था। ये लोग उसे ज्यादा परेशानी नहीं पहुंचा सकते थे। जो व्यक्ति आया था उसका नाम हुआंग फेंग था। हालांकि ये लोग गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे कि उससे कैसे निपटा जाए, लेकिन हुआंग फेंग ने इस बार जिन दासों का आदान प्रदान किया, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो उसका अनुसरण करने में माहिर थे, किंग गोंग वगैरह। इसलिए उन्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इन लोगों ने सोचा कि वे जिन चीजों पर चर्चा कर रहे थे उनके बारे में किसी और को पता नहीं चलेगा। वास्तव में जो उन्हें नहीं पता था
वह यह था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द के बारे में हुआंग फेंग को पहले संभव क्षण में ही पता चल जाता था। हुआंग फेंग ने पहले उन पर हमला नहीं किया था क्योंकि समय सही नहीं था। वह चाहता था कि उसका विरोध करने वाले सभी लोग सामने आए, और दूसरा कारण यह था कि उनमें से किसी ने भी उसके खिलाफ जाने का मन नहीं बनाया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने पहले ही अपना मन बना लिया था। हुआंग फेंग स्वाभाविक रूप से सामने आया और इस मामले को निपटाने के लिए तैयार हो गया। ये लोग स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग को नहीं जानते थे, हालांकि उन्होंने पहले उसका नाम सुना था। हालांकि हुआंग फेंग के अधीनस्थों में से भी उनमें से कई ने पहले कभी हुआंग फेंग को नहीं देखा था, बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए यह बिल्कुल भी अजीब नहीं था कि ये लोग उसे नहीं जानते थे। तुम यहाँ कैसे आए? एक बंधक ने पूछा। हालांकि यह जानने के बाद कि यह हुआंग फेंग था, सभी लोग चौकन्ने हो गए। हालांकि केवल एक व्यक्ति था जिसने हुआंग फेंग को देखा था। वे बहुत अधिक निश्चिंत भी थे। वास्तव में कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि हुआंग फेंग के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। उसने वास्तव में यहाँ अकेले आने की हिम्मत की। इन लोगों ने पहले भी हुआंग फेंग की ताकत के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें लगा कि हुआंग फेंग सिर्फ कमांडिंग में ही अच्छा था। उसकी व्यक्तिगत क्षमता साधारण थी। अगर उसके पास कुछ कौशल भी होते तो भी वह उनमें से कई लोगों का मुकाबला नहीं कर पाता। बेशक वह अंदर चला गया। हुआंग फेंग ने कहा, मुझे कहना होगा, आपके गार्ड की ताकत वास्तव में इतनी महान नहीं है। हुआंग फेंग ने शान से कदम रखा। उन पहरेदारों की ताकत, दूसरों की नजर में वे पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन जब हुआंग फेंग की बात आई तो उन्हें हुआंग फेंग को खोजने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वे उसके द्वारा मारे गए। चूंकि आप आ ही गए हैं तो आज यहाँ से जिंदा जाने के बारे में सोचना भी मत। हालांकि वे आश्चर्यचकित थे कि हुआंग फेंग गार्डों को तोड़कर यहाँ आ सकता है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों को अब भी लगता था कि वे हुआंग फेंग को यहाँ बनाए रखने में सक्षम हैं। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा, अगर वे आज हुआंग फेंग को मार सकते हैं तो उनका भविष्य ऑपरेशन और भी आसान हो जाएगा। आखिरकार कमांड के बिना हुआंग फेंग की सेना निश्चित रूप से उनकी लड़ाकू शक्ति बहुत कम हो जाएगी। उस समय उनके पास अधिक ताकत होगी। उनके कार्यों में विश्वास, जितना ज्यादा वे इसके बारे में सोचते उतना ज्यादा उत्साहित होते। वे दिल ही दिल में आहें भरते। हुआंग फेंग सच में एक बेवकूफ था। उसने वास्तव में खुद को अपने पास भेजने की पहल की थी। मौत, यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, चूंकि आप सभी पहले से ही मेरे दुश्मन बन चुके हैं, तो कल सूरज देखने के बारे में सोचना भी मत। हुआंग फेंग के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। किसी दूसरे स्पेस टाइम में उसके शरीर पर संयम बहुत कम होगा। जहां तक उन दुश्मनों की बात है जो उसे मारना चाहते थे, उसे उन पर जरा भी दया नहीं आएगी। तुम हमें मारना चाहते हो? क्या मजाक है? मैं देखना चाहता हूं कि तुम हमें कैसे मारोगे। मैं अभी यहीं खड़ा हूं। हिम्मत है तो आओ और मुझे मार डालो। हुआंग फेंग की बातें दूसरों को मजाक की तरह लगीं। हुआंग फेंग की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह उनके संयुक्त हमले से बच सकता है? उसे लगता था कि वह एक दिव्य अमर है, वह जिसे चाहे मार सकता है, जैसा तुम चाहो। हुआंग फेंग ने उस आदमी की बातें सुनने के बाद उसे हल्के से सिर हिलाया। उस आदमी का शरीर कांप उठा और उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने हुआंग फेंग को संदेह और अविश्वास भरी आंखों से देखा। फिर उसका शरीर दूसरों की चौंकती निगाहों के नीचे गिर गया, लेकिन उसके गले में पहले से ही एक बड़ा छेद था। उसका गला सीधे छेदा गया था। यह पहली बार है जब मैंने किसी को मुझसे ऐसा अनुरोध करते सुना है, जिससे मुझे मना करने में शर्म आ रही है।
हुआंग फेंग ने अभी भी भीड़ को उदासीनता से देखा और कहा, और किसकी ऐसी अजीबोगरीब मांग है? आप सभी इसे सामने लाएं। मैं उसे एक एक करके संतुष्ट कर दूंगा। इस समय बाकी लोगों ने एक बार फिर हुआंग फेंग की ओर देखा। उनके चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट गायब हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे डर और संदेह से भरे हुए थे। वे हुआंग फेंग के कौशल से बहुत डरते थे। साथ ही वे हुआंग फेंग की हत्या तकनीक से भी हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि उसने यह कैसे किया। एपिसोड 1238 पहला कदम। सब लोग उसे मार डालो। वह सिर्फ एक व्यक्ति है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, डरो मत, किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और ऊंची आवाज में कहा। हाँ, वह अकेला है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह बेकार है। सब लोग एक साथ हमला करें, किसी ने कहा। हुआंग फेंग बस वहीं खड़ा रहा और भीड़ को जयकारे लगाते हुए देखता रहा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर यह वुक्सिया की दुनिया होती और ये लोग मार्शल आर्ट की दुनिया में माहिर होते तो हुआंग फेंग दबाव महसूस कर सकता था, लेकिन जाहिर है ये लोग नहीं थे। इसलिए चाहे उनके पास कितने भी लोग हों, चाहे वे कितनी भी जोर से चिल्लाएं, हुआंग फेंग को डर नहीं लगा। हालांकि वे लोग स्पष्ट रूप से केवल चिल्लाना नहीं जानते थे। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के बाद वे सभी हुआंग फेंग की ओर दौड़े। वे जानते थे कि चूंकि हुआंग फेंग यहां आया था, इसलिए ऐसा लगता था कि वह उनकी योजना भी जानता था। वे उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। अगर वे विरोध नहीं करते तो वे मर जाएंगे। वे हुआंग फेंग से मौत तक लड़ सकते थे। इसके अलावा उन्हें यह भी लगा कि ऐसी स्थिति में उनके पास अभी भी एक मौका है जहां उनमें से कई हैं। इसलिए इस समय वे केवल हुआंग फेंग के कौशल से हैरान थे और निराशा महसूस नहीं कर रहे थे। हालांकि बहुत जल्दी ही उन्हें निराशा का स्वाद चखने को मिला, क्योंकि जब उनमें से बहुत से लोग हुआंग फेंग की ओर दौड़े तो वे उसका कुछ नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हुआंग फेंग को बीच में ही घेर लिया है, लेकिन वे उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हालांकि इन लोगों के पास कोई गहन मार्शल आर्ट नहीं थी, फिर भी आखिरकार वे युद्ध के मैदान में थे और युद्ध के मैदान में लड़े थे। इसके अलावा उसने कई बार लड़ाई लड़ी थी, अन्यथा वह अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं होता। यह कहा जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक को कुछ हत्या के तरीके पता थे। अंत में आज ही उन्हें एहसास हुआ कि जिन हत्या तकनीकों पर उन्हें गर्व था, उनका हुआंग फेंग पर कोई प्रभाव नहीं था। हालांकि हुआंग फेंग ने उनके साथ कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया। यह वैसा ही था जैसा इन लोगों ने सोचा था। चूंकि उसे इन लोगों की योजना पहले से ही पता थी और उसने खुद को भी दिखाया, तो यह मामला आज रात ही सुलझ जाएगा। अगर वह नहीं मरा तो ये लोग, और यह स्पष्ट था कि हुआंग फेंग मरना नहीं चाहता था, इसलिए यह केवल उन लोगों के लिए ही हो सकता था। कौन मरा? अर्घ 0.00 के भी दयनीय चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। पहले व्यक्ति के विपरीत पहले व्यक्ति को हुआंग फेंग ने तुरंत मार डाला। हुआंग फेंग द्वारा मारे जाने से पहले उसे कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ था। हालांकि इन लोगों ने मृत्यु की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से अनुभव किया था। घायल होने से लेकर संघर्ष करने तक, अंत में मरने तक, पूरी प्रक्रिया कोई छोटी नहीं थी। हुआंग फेंग पर हमला करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। बचे हुए लोगों में से बहुतों ने पहले ही भागने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वे और हुआंग फेंग की लड़ाकू ताकत किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं उठा सकती। इस तरह मौत के अलावा कोई दूसरा नतीजा नहीं होगा। दौड़ना, किसी ने चिल्लाया, और फिर ऐसा लगा जैसे वे सभी दिशाओं में भागने के लिए सहमत हो गए थे। हालांकि उनके चारों ओर एक दीवार थी, फिर भी उनके लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी।
जब तक वे यहां से बच निकलते उनके पास बदला लेने का मौका होगा, लेकिन हुआंग फेंग उन्हें भागने कैसे दे सकता था। लेकिन उसने उनका पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह वहीं खड़ा रहा और हवा से कहा, उनका पीछा करो और उन सभी को मार डालो। तभी आंगन के हर कोने से कई आकृतियां उभरीं। एक झटके में वे आंगन से निकलकर भागे हुए लोगों का पीछा करने लगीं। दूर से हुआंग फेंग अभी भी चीखें सुन सकता था। 3 मिनट से भी कम समय में जो लोग पहले चले गए थे वे वापस आ गए। उनके हाथों में एक लाश थी। ये वे लोग थे जिन्हें उन्होंने पहले मारा था। युवा मास्टर, सभी लक्ष्य मारे गए हैं। उनमें से कोई भी बच नहीं पाया है। उनमें से एक हुआंग फेंग के पास आया और बोला, इन लाश को इस हवेली के प्रवेश द्वार पर रख दो, पूंछ हटा दो और फिर चले जाओ। हुआंग फेंग ने कहा, हाँ। उसके बाद हुआंग फेंग सबसे पहले वहां से चला गया। हुआंग फेंग ने जो काम करने के लिए कहा था उसे पूरा करने के बाद उसके बाकी गुलाम भी वहां से चले गए। अगली सुबह उन विद्रोही नेताओं की मौत की खबर फैली। इससे बहुत हंगामा हुआ। ये 1 दर्जन से ज्यादा विद्रोही सेनाओं के नेता थे। वे सभी एक ही रात में मारे गए और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। जबकि हर कोई यह अनुमान लगा रहा था कि हत्यारा कौन था, वे नेतृत्व के लिए लड़ने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। यह जान लेना चाहिए कि सत्ता सिर्फ सुपेई और विद्रोही सेना के नेताओं को ही पसंद नहीं थी। अब जबकि विद्रोही सेना के नेता अचानक मर चुके हैं, तो उनके अधीन रहने वाले लोग पहली बात जो उन्होंने सोची वह यह नहीं थी कि अपने नेता का बदला लेने के लिए हत्यारे को ढूंढा जाए। इसके बजाय वे उस पद के लिए लड़ना चाहते थे जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। यह उतना सामंजस्यपूर्ण नहीं था, इसलिए उस पद को प्राप्त करना आसान नहीं था। हुआंग फेंग ने इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ लोगों पर हमला करने के लिए कुछ लोगों को भर्ती किया। हालांकि उसने बहुत से लोगों को अपने में समाहित कर लिया था जो पहले युद्ध के मैदान में जा चुके थे। जो लोग युद्ध की ताकत रखते थे वे उसकी विद्रोही सेना में शामिल हो गए। उसकी ताकत मजबूत हो गई थी। साथ ही सुपेई के साथ जो हुआ उसके कारण जो लोग हुआंग फेंग की बात नहीं मानते थे वे पहले ही छोड़ने की पहल कर चुके थे। इसलिए इस समय हुआंग फेंग का अपनी सेना पर नियंत्रण अभूतपूर्व रूप से मजबूत हो गया था। हुआंग फेंग ने आधिकारिक तौर पर इस सेना को हान सेना के रूप में भी परिभाषित किया था। जो लोग पहले उनके साथ शामिल हुए थे उनके पास एक नया नेता होने के बाद हुआंग फेंग द्वारा विभाजित और अवशोषित होने के बाद उनकी ताकत बहुत कमजोर हो गई थी। उनमें से कुछ ने एक बार फिर हुआंग फेंग में शामिल होने का फैसला किया। उनमें से कुछ अपनी टीम के साथ चले भी गए। जिन लोगों ने शरण लेने का फैसला किया हुआंग फेंग ने उनका स्वागत किया, लेकिन वे पहले से ही इस पर सहमत थे। अगर कोई उनके आदेशों की अवहेलना करता और कोई प्रयास नहीं करता तो वह विनम्र नहीं होता। जिन लोगों ने जाने की पहल की उनके लिए हुआंग फेंग ने मुश्किलें नहीं खड़ी की। हालांकि यह उनके लिए एक चेतावनी भी थी। उनके जाने के बाद दोनों पक्ष अब सहयोगी नहीं बल्कि दुश्मन थे। अगली बार जब वे एक दूसरे से भिड़े तो वह कोई दया नहीं दिखाएगा, भले ही वह हुआंग फेंग के खिलाफ ही क्यों न हो। 1 हफ्ते की सफाई और पुनर्गठन के बाद हान सेना में लोगों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी। हालांकि उनकी ताकत में बहुत कमी नहीं आई थी। इसके अलावा क्योंकि ये लोग आदेशों का अधिक पालन करते थे इसलिए उनकी असली लड़ाकू ताकत बढ़ सकती थी। आंतरिक समस्या को हल करने के बाद हुआंग फेंग ने आखिरकार अपनी नजर शाही सेना पर डाली। वे इस स्पेस टाइम में उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। फ्रंट लाइन से भी खबरें बहुत अच्छी नहीं थीं। जनरल शाही दरबार के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हुआंग फेंग स्पष्ट रूप से ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता था।
इसलिए उसने अपने साथ कुछ गुलामों को लिया और पहले निकल गया। सेना का नेतृत्व लियू जियुन और वांग दान्यू कर रहे थे। जब वे अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़ रहे थे, हुआंग फेंग शाही दरबार की सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। इसने युद्ध की दिशा पूरी तरह से तय कर दी। एपिसोड 12391 गुप्त समझौता तियानहाओ शहर के भीतर विद्रोही सेना और शाही सेना के बीच सीमावर्ती शहर। इस समय शहर की दीवार टूट चुकी थी। यह पिछली लड़ाइयों का नतीजा था। हालांकि जब कोई भी पक्ष दूसरे को खत्म नहीं कर सका, तो दोनों पक्षों ने एक ही समय में लड़ाई बंद करने का फैसला किया। तभी पीछे की ओर दोनों पक्षों के बीच टकराव हुआ। मूल रूप से यह टकराव कुछ समय तक जारी रहेगा। फिर सुपेई को सहायता प्रदान करने के लिए अपने साथ कुछ लोगों को लाना चाहिए था। हालांकि जनरल ने सुपेई की मदद का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने सुपेई के मरने का इंतजार किया। हुआंग फेंग की पदोन्नति की खबर जनरल, जिसका नाम लू बाओ था, इस खबर से बहुत हैरान था। लू बाओ और हुआंग फेंग एक दूसरे को जानते थे। हुआंग फेंग के यहाँ रहने के 1 साल के दौरान वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। उस समय हुआंग फेंग सेना के कमांडर थे। वह पूरी सेना में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और लू बाओ भी सेना में एक उच्च रैंकिंग जनरल थे। हालांकि उनका दर्जा हुआंग फेंग जितना ऊंचा नहीं था, फिर भी यह बुरा नहीं था। हुआंग फेंग की युद्ध उपलब्धियां वीरतापूर्ण थीं और उसने सैकड़ों लड़ाइयां जीती थीं। इसने वास्तव में कई विद्रोही सैनिकों और सेनापतियों को उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो हुआंग फेंग से प्रभावित नहीं थे। इसके बजाय वे ईर्ष्या करते थे। पहले के सन लियांग को आधा आदमी माना जाता था। जहां तक इस लू बाओ की बात है, तो उसे एक के रूप में गिना जा सकता है। हालांकि उस समय हुआंग फेंग आकाश में सूरज की तरह था। विद्रोही सेना के अधिकांश लोग उसकी प्रशंसा करते थे। इसके अलावा सुपेई को हुआंग फेंग पर बहुत भरोसा था। भले ही लू बाओ हुआंग फेंग से ईर्ष्या करता हो, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि जब हुआंग फेंग अचानक चले गए तो लू बाओ थोड़ा हैरान हुआ। आखिरकार उस समय हुआंग फेंग की संख्या 10,000 से ज्यादा थी। उसके अचानक चले जाने का कोई कारण नहीं था। उसके मन में भी वही विचार थे जो विद्रोही सेना के कुछ लोगों के मन में थे। उन्हें लगा कि हुआंग फेंग का अचानक चले जाना स्वैच्छिक नहीं था। उसे सुपेई ने जाने के लिए मजबूर किया था। इसका कारण स्वाभाविक रूप से उसकी उत्कृष्ट उपलब्धियां थीं। यह भी संभव है कि हुआंग फेंग की हत्या पहले ही सुपेई द्वारा कर दी गई हो। हालांकि उसे ऐसा अंदाजा था, लेकिन लू बाओ के मन में ऐसा पूछने का जरा सा भी इरादा नहीं था। हुआंग फेंग के लिए स्पष्टीकरण। इसके बजाय वह बहुत खुश था कि उसका मौका आ गया था कि उनका पद बढ़ता रहा और नए जनरल और सन के साथ उनके संबंध लियांग भी करीब आ गया था। अच्छी दोस्ती के साथ विद्रोही सेना में उसकी स्थिति और भी ऊंचा हो गया था। हालांकि इसकी वजह से लू बाओ को लगा कि उसे जाने के लिए मजबूर किया गया है। जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी वह अचानक वापस आ गया था। लू बाओ स्वाभाविक रूप से अपने दिल में बहुत हैरान था। उसके दिमाग में चाहे हुआंग फेंग को जाने के लिए मजबूर किया गया हो या उसकी हत्या की गई हो, जाहिर है उसका वापस लौटना असंभव था। अंत में अब हुआंग फेंग अचानक प्रकट हुआ था। इसके अलावा उसने प्रकट होते ही एक वज्रपातपूर्ण तरीका अपनाया था। उसने सुपेई और सुन लियांग को मार डाला था और साथ ही उसने विद्रोही सेना पर भी नियंत्रण कर लिया था। इससे लू बाओ के दिल में और भी अधिक सदमा लगा। साथ ही वह समझ गया कि क्या चल रहा था। हालांकि हुआंग फेंग कुछ समय के लिए चला गया था, लेकिन विद्रोही सेना में उसकी प्रतिष्ठा अभी भी बनी हुई थी।
अभी भी बहुत से लोग थे जो उसका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार थे। लू बाओ अब एक सेनापति था जो 1,00,000 लोगों का नेतृत्व कर सकता था, लेकिन वह हुआंग फेंग के नेतृत्व को फिर से स्वीकार नहीं करना चाहता था। हुआंग फेंग के साथ अपने साधारण संबंधों के कारण हुआंग फेंग उसे नीची नजर से देखता था। अब जबकि हुआंग फेंग ने सेना पर फिर से नियंत्रण पा लिया था, तो वह निश्चित रूप से उसका नेतृत्व छीनकर अपने विश्वासपात्र को दे देगा। लू बाओ स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। इस समय शाही दरबार के अधिकारी जो कुछ समय से उसके साथ टकराव में थे, उन्हें अपनी स्थिति का पता लग गया था। उन्होंने गुप्त रूप से लोगों को भेजकर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया और उसे उच्च वेतन दिया। इससे लू बाओ भावुक हो गया। चाहे जो भी हो, शाही दरबार अभी भी रूढ़िवादी था। इसके अलावा वह और हुआंग फेंग एक दूसरे से कुछ हद तक असहमत थे। ऐसी परिस्थितियों में शाही दरबार में शामिल होना स्पष्ट रूप से एक अच्छा निर्णय था। हालांकि लू बाओ तुरंत सहमत नहीं हुआ। इसके बजाय वह शाही दरबार के लोगों के साथ शर्तों पर चर्चा करता रहा। वह जानता था कि उसके अधीन लगभग 1,00,000 लोग हैं। ये लोग उसके पीछे के लोगों से अलग थे। वे अक्सर लड़ते थे। उनकी लड़ाकू शक्ति बहुत भयानक थी। ये लोग उसके लिए बातचीत करने की पूंजी थे और शाही दरबार के लोग वास्तव में उसके अधीन 1,00,000 लोगों में रुचि रखते थे। ये लोग पहले ही युद्ध के मैदान में बपतिस्मा ले चुके थे। अगर उन्हें आत्मसमर्पण कराया जा सकता था, तो उन्हें तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता था और अब उन्हें प्रशिक्षण से गुजरने की जरूरत नहीं थी। इससे उनका बहुत समय बच सकता था। इसलिए लू बाओ के साथ बातचीत के दौरान वे लगातार हार मानते रहे। इससे पूरी बातचीत प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। दोनों पक्ष लगभग अंतिम समझौते पर पहुंच गए थे। हालांकि ये सभी बातचीत गुप्त रूप से की गई थी। हुआंग फेंग और दूसरा विद्रोही सेना में सैनिकों को जानने से रोकना था। आखिरकार उनमें से कई लोग शाही दरबार से नफरत करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शाही दरबार ने उन्हें बहुत परेशान किया था। कोर्ट ने ऐसा किया था कि वे डाकू बन गए। इसलिए अगर उन लोगों को पता चल गया तो यह बातचीत जारी नहीं रह सकेगी। हालांकि टीम में कई ऐसे लोग थे जो निश्चित रूप से इसमें शामिल होने का समर्थन नहीं करते थे। शाही दरबार लू बाओ चिंतित नहीं था। जब धूल जम गई तो यह बेकार हो जाएगा। भले ही उन लोगों ने इसका विरोध किया। लॉर्ड लू, सही निर्णय लेने के लिए बधाई। अब से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब शाही दरबार के वार्ता प्रतिनिधि ने देखा कि दोनों पक्ष आखिरकार एक समझौते पर पहुंच गए थे, उन्होंने लू बाओ से मुस्कुराते हुए कहा, यह मामला भी एक था। यह उनके लिए एक राजनीतिक उपलब्धि थी। बेशक वह खुश भी थे। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना, लू बाओ ने शाही दरबार के अधिकारियों से कहा। अब से वे एक ही महल के अधिकारी होंगे और इस अधिकारी का पद उसी महल में होगा। उसके सामने का हिस्सा नीचा नहीं था। इसलिए लू बाओ निश्चित रूप से एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहता था उनके साथ। आपका स्वागत है। आप सभी शाही दरबार के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। वह लॉर्ड युआन लू बाओ के रवैये से बहुत संतुष्ट था। दूसरी ओर यह जनरल कुछ हद तक समझदार था और इतना मूर्ख नहीं था। तो चलो वही करते हैं जिस पर हम पहले सहमत हुए थे। आज रात जीशी में मैं किसी को दक्षिणी द्वार पर मास्टर की टीम के लिए दरवाजा खोलने के लिए कहूंगा। जब समय आएगा, जब आप शहर में प्रवेश करेंगे, तो हम शहर में सभी सैनिकों को नियंत्रित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। लू बाओ ने कहा, उस समय भले ही कुछ लोग आपत्ति करें, यह बेकार होगा। ठीक है, चलो इसे ऐसे ही करते हैं। मास्टर युआ ने कहा, खोने का कोई समय नहीं है। मैं वापस जाकर अभी व्यवस्था करूंगा। चाहे मास्टर युआ हो या लू बाओ,
उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी कि हुआंग फेंग ने आंतरिक पुनर्गठन पूरा कर लिया है और अपनी सेना के साथ यहाँ भाग रहा है। एक बार उसकी सेना आ गई तो सब कुछ बहुत देर हो जाएगी। सौभाग्य से हुआंग फेंग की हान सेना ने कुछ समय पहले ही शहर छोड़ा था। उनके यहाँ पहुंचने में अभी 1 या 2 दिन बाकी थे। ये 2 दिन उनके लिए शहर को पूरी तरह से नियंत्रित करने और अंदर के विद्रोहियों को दबाने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। समझौता होने के बाद मास्टर युआ वापस लौट आया। हालांकि वह एक जनरल नहीं था, वह शाही दरबार की सेना का जनरल नहीं था। हालांकि एक शाही अधिकारी के रूप में वह सेना को जुटा सकता था। इसलिए लू बाओ और लॉर्ड युआन की नजर में इस बार कोई दुर्घटना नहीं होगी। वे दोनों पदोन्नति और भाग्य बनाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एपिसोड 1240 वह हुआंग फेंग था। हमें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? तियानहाओ शहर की सड़क के दूसरी ओर तेज घोड़ों पर सवार कुछ लोग थे। ये लोग हुआंग फेंग और वे लोग थे जो पहले निकल गए थे। हुआंग फेंग ने सेना के एक साथ जाने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने कुछ गुलामों को लिया और पहले निकल गया। इस तरह उसकी गति बहुत तेज हो जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि तियानहाओ शहर में उसके द्वारा व्यवस्थित जासूसों द्वारा भेजी गई था। क्या तियानहाओ शहर से कोई खबर है? हुआंग फेंग ने पूछा। हालांकि वह पीछे की स्थिति को फिर से संगठित कर रहा था, फिर भी उसके और अग्रिम पंक्ति के तियानहाओ शहर के बीच का संबंध कभी नहीं टूटा था। जब उसने गुलामों के लिए आदान प्रदान किया तो उसने कुछ लोगों को अन्य विद्रोही नेताओं की निगरानी करने की व्यवस्था की थी। उसने उन्हें अग्रिम पंक्ति में तियानहाओ शहर में जाने की भी व्यवस्था की ताकि वहां होने वाली हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके, क्योंकि हुआंग फेंग के लिए वह स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। अगर वहां कुछ भी हुआ तो हुआंग फेंग की ताकत आधी हो जाएगी। विद्रोही सेना के नेता एक बात के बारे में सही थे, हुआंग फेंग भी एक इंसान था। कई बार ऐसा होता था कि वह थक जाता था और मर भी जाता था। इसलिए अगर ताकत में बहुत ज्यादा अंतर होता तो हुआंग फेंग के पास कोई अच्छा विचार नहीं होता। वह गुलामों के बदले में कुछ ले सकता था, लेकिन वे बहुत ज्यादा नहीं होते। वह सिर्फ छोटे पैमाने की गतिविधियां ही कर सकता था और वे ही युद्ध के मैदान की दिशा तय करते थे। यह निश्चित रूप से युद्ध के मैदान की स्थिति होगी, इसलिए हुआंग फेंग अपनी टीम को बहुत ज्यादा कमजोर नहीं करना चाहेगा। मुझे अभी खबर मिली है कि विद्रोही सेना के जनरल लू बाओ ने शाही दरबार के लोगों के साथ अंतिम समझौता कर लिया है। आज रात वह अपने आदमियों को शहर के द्वार खोलने देगा और शाही दरबार के सैनिकों को अंदर आने देगा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। समय स्थान हुआंग फेंग ने पूछा। आज तियानहाओ शहर के दक्षिणी द्वार पर आधी रात हो चुकी है। आदमी ने जवाब दिया। लू बाओ और मास्टर युआ ने शायद इस बारे में नहीं सोचा होगा, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बहुत ही गोपनीय बात। उन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा जो जानता हो इसके बारे में। लेकिन अब यह हुआंग फेंग को स्पष्ट रूप से पता चल गया था। इसमें एक भी त्रुटि नहीं थी। समय और स्थान। जिया तियानहाओ शहर से नवीनतम समाचार प्राप्त करने के बाद हुआंग फेंग ने फिर से गति बढ़ा दी। वह जानता था कि तियानहाओ शहर में निश्चित रूप से बहुत से लोग हैं जो शाही अदालत के आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आखिरकार इस तथ्य का शाही अदालत से बहुत कुछ लेना देना था कि वे इस तरह की स्थिति में असफल होंगे। इसके अलावा वे लंबे समय से शाही अदालत के लोगों के साथ लड़ रहे थे। दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने से पागल हो रहे थे। वे इस समय आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि लू बाओ के पास निश्चित रूप से एक टीम थी जो उसके प्रति वफादार थी। जब तक वह शहर के द्वार खोलकर शाही दरबार की सेना को अंदर आने देता। विद्रोही सेना में जो लोग शाही फरमान से सहमत नहीं थे, भले ही वे इसका विरोध करें, यह बेकार होगा।
उस समय शाही दरबार की सेना और लू बाओ के प्रति वफादार लोग पूरे शहर पर नियंत्रण कर लेंगे। अगर वे लोग फिर भी इसका विरोध करते तो वे मर जाते। एक बार जब लू बाओ और शाही दरबार की सेना ने तियानहाओ शहर पर कब्जा कर लिया तो हुआंग फेंग के लिए वापस लड़ना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार उस जगह की रक्षा करना आसान था और हमला करना मुश्किल। भले ही हुआंग फेंग ने जवाबी हमला किया हो, लेकिन उसे जो कीमत चुकानी होगी वह निश्चित रूप से कम नहीं होगी। इसलिए वह लू बाओ को आदेश स्वीकार करने की अनुमति नहीं दे सका। जैसे जैसे समय बीतता गया, हुआंग फेंग अपने दासों को लेकर तेजी से तियानहाओ शहर की ओर भागा। लू बाओ, जो तियानहाओ शहर में था, उसे पता नहीं था कि हुआंग फेंग सेना को पीछे छोड़कर यहाँ पहले से ही दौड़ा चला आया है। मास्टर युआ को दूर भेजने के बाद उसने अपने भरोसेमंद अधीनस्थों को रात में शहर के द्वार खोलने की व्यवस्था करने के लिए बुलाया। हुआंग फेंग का अनुमान सही था। आखिरकार लू बाओ लंबे समय से सेना का नेतृत्व कर रहा था। विद्रोही सेना में कुछ भरोसेमंद अधीनस्थ अवश्य होंगे। इन भरोसेमंद अधीनस्थों की मदद से उसके लिए शहर का द्वार खोलना मुश्किल नहीं था। इसलिए लू बाओ की राय में सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उस रात लू बाओ ने शानदार डिनर किया। इस बार उसने अकेले नहीं खाया, उसने अपने भरोसेमंद अधीनस्थों के साथ खाया। यह सभी से वादा भी था और समय से पहले जश्न मनाने का भी। सब लोग, आज रात के बाद हम सब शाही दरबार के सदस्य होंगे। हम अब देशद्रोही नहीं हैं। ऐसी पहचान के साथ अगर हम मर भी गए तो भी हम अपने पूर्वजों के योग्य ही रहेंगे। हम अपने पूर्वजों को सम्मान दिला पाएंगे। लू बाओ ने अपना शराब का प्याला उठाया और राजा से कहा, भीड़ प्रभु सचमुच बुद्धिमान हैं। आपका अनुसरण करने में कोई गलती नहीं है। किसी ने चापलूसी की, हाँ, बुरा नहीं है। इस बढ़िया चीज को फॉलो करें। मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी इसका अच्छा आनंद ले पाएंगे। खाना पीना, मसालेदार खाना। मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी सत्ता में आ जाएंगे और एक बना देंगे भाग्य। अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाओ। लू बाओ ने खुशी से कहा। यह कहना होगा कि विद्रोही सेना में कई लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के खिलाफ थे। शाही फरमान। हालांकि साथ ही ऐसे लोग भी होंगे जो चाहते थे कि शाही फरमान को स्वीकार करें। आखिरकार वे अब विद्रोही थे। एक बार जब उन्होंने शाही फरमान को स्वीकार कर लिया, शाही फरमान के अनुसार उनके अधिकार वही रहे, लेकिन उनकी पहचान बदल गई, रूढ़िवादी बन गया था। कई लोगों ने इस पहचान को बहुत महत्व दिया। इस प्रकार यह उनके लिए शाही फरमान को स्वीकार करने के लिए तैयार होना कोई अजीब बात नहीं थी। थोड़ी देर पीने के बाद लू बाओ ने कहा, ठीक है, चलो आज तक पीते हैं। वह आज रात के बाद बाकी पीना जारी रखेगा। आप सभी पहले वापस जाएं और खुद को तैयार करें। अंत में कुछ भी गलत न होने दें। चिंता मत करो मेरे स्वामी, कुछ नहीं होगा। मैंने पहले से ही दक्षिण द्वार के लिए व्यवस्था कर दी है। आधी रात को ड्यूटी पर रहने वाले लोग सभी भरोसेमंद भाई हैं। जब समय आएगा, जब तक प्रभु आदेश देंगे, वह समय पर शहर के द्वार खोलने में सक्षम होंगे। हम शहर में शाही दरबार की सेना का स्वागत करेंगे। एक थोड़ा नशे में आदमी ने कहा, हम लापरवाह नहीं हो सकते। लू बाओ ने फिर भी उसे याद दिलाया, लेकिन उसने अपने दिल में भी सोचा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिरकार हुआंग फेंग की सेना अभी तक नहीं आई थी। वह यहाँ सर्वोच्च जनरल था। उसके लिए शहर का द्वार खोलना बहुत मुश्किल नहीं था। हाँ, हम लापरवाह नहीं हो सकते। इस समय सभी ने अचानक बाहर से कुछ आकृतियों को चलते हुए देखा। आगे वाले व्यक्ति ने चलते हुए कहा, भगवान लू काम करते समय वास्तव में सावधान रहते हैं। इस समय वे बिल्कुल भी आराम नहीं करते। तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया?
बाहर निकलो। इस समय लू बाओ के एक विश्वासपात्र ने चिल्लाकर कहा। जो व्यक्ति अंदर आया दूसरी ओर ऊपर की सीट पर बैठा लू बाओ उस आदमी को देखकर दंग रह गया। एक पल के लिए तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बाहर निकलो। हे मुझे डर है कि तुम सब भूल गए हो कि इस जगह का असली मालिक कौन है। आगे वाला व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया और बोला। फिर उसने लू बाओ की तरफ देखा और कहा, मास्टर लू, इस दोस्त को बताओ कि इस जगह का असली मालिक कौन है। हुआंगफेंग, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम अभी शहर से बाहर नहीं निकले हो? इस समय लू बाओ ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और आने वाले व्यक्ति से पूछा, क्या वह हुआंगफेंग है? लू बाओ के शब्दों ने तुरंत ही वहां विस्फोट कर दिया।